नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी उसी वक्त की है जिस वक्त का जिक्र मैं काफी दिनों से कर रहा हूं। आज का जिला है लखनऊ, थाना है ठाकुरगंज और तारीख है 19 अगस्त 1997। शाम के कोई 6 बजे सरफराजगंज मोहल्ले से एक लड़का दौड़ता हुआ थाना ठाकुरगंज आया और उसने बताया कि नवाब साहब ने मेरी मां को गोली मार दी। थानाध्यक्ष ने पूछा नवाब साहब ने? बोले साहब, नवाब साहब और उनके बेटे दोनों आए थे, गोली उनके बेटे ने मारी है, मेरी मां को गोली लगी है, वो उठ नहीं पा रही है और अपने घर में ही अपने खटिया पर, अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। उसका खून बहुत बह रहा है। लड़के ने अपना नाम ऊदन बताया और अपनी मां का नाम रामकली बताया। उम्र कोई 45 साल। थानाध्यक्ष ने सुना कि ये गंभीर बात है और थानाध्यक्ष वहां पर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि काफी खून उसकी खटिया के नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन रामकली ने अपने धोती के पल्लू से जख्म के ऊपर कुछ कपड़ा लगाकर कस के बांध रखा है। फिर भी ब्लीडिंग उसकी हो रही थी। थानाध्यक्ष ने पूछा किसने गोली मारी? उसने कहा कि नवाब साहब ने आकर अपने बेटे इरफान से कहा कि रामकली को गोली मार दो। इरफान अपने स्कूटर की डिग्गी से कट्टा निकाल कर आया। इसके पहले कि कोई समझ पाता उसने गोली मार दी, जो मेरे पेट में लगी। मेरा बेटा उदन उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन तब तक वो अपने स्कूटर से भाग गया था। उदन ने बताया कि नवाब साहब का नाम चुन्ना गद्दी है। शाम के वक्त मैं और मेरे 2 छोटे भाई, हम लोगों के लिए मां ने चाय बनाई थी। वो ग्लास और कप में हम लोगों को चाय दे ही रही थी, तब तक बाहर से नवाब साहब ने आवाज लगाई, रामकली। रामकली ने जोर से उसका जवाब दिया, हाँ नवाब साहब, मौजूद हूं। तब तक उन्होंने अपने बेटे से कहा, इरफान ये भीतर है, इसे गोली मार दो। और बस इरफान स्कूटर की डिग्गी से कट्टा लेकर आया। उदन जब तक ये बात समझ पाता तब तक इरफान ने मां को गोली मार दी, ऐसा उदन ने बताया। मैं पीछे पीछे भागा, लेकिन वो स्कूटर लेकर चला गया। पूरी बात सुनकर थानाध्यक्ष ने उससे कहा कि कहाँ है, नवाब का घर कहाँ है? उदन ने कहा कि हम बता देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अपनी मां को लेके मेरी जीप पर बैठो, अभी ले चलो उसके घर, अभी मैं देखता हूं। बजाय इसके कि रामकली को हॉस्पिटल ले जाते, उदन और रामकली दोनों को जीप पर बिठा लिया। नवाब चुन्ना गद्दी का जो घर है, जो जैसा उदन ने बताया, वहां पहुंचे, लेकिन यह पता लगा कि वहां पर बाप बेटे दोनों नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से आवाज निकल रही थी रामकली की। रामकली ने कहा कि इसका एक दूसरा घर और है। इशारे से उसने बताया। थानाध्यक्ष वहां खड़े हुए, घर के भीतर तलाशी ली। नवाब का लड़का इरफान मैं कट्टे के मिल गया। नवाब चुन्नू गद्दी वहां से भाग गए। रामकली के पति सुखई पासी का देहांत करीब 7 वर्ष पहले हो गया था। वो अनुसूचित जाति के पासी बिरादरी के थे।
तब से रामकली का बड़ा बेटा उदन अपनी मां और 2 छोटे भाइयों का गुजर बसर परवरिश कर रहा था। ऐसा नहीं कि पुलिस को प्रकरण का पता नहीं था, पुलिस को पूरे प्रकरण का पता था। और ये सब जानते हुए भी थानाध्यक्ष बजाय हॉस्पिटल ले जाने के रामकली को एक घर, फिर दूसरे घर, फिर दबिश दिया, फिर उसको इरफान को लाके थाने पे छोड़ा, तब रामकली को लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में उसकी हालत देखकर डॉक्टरों ने कहा कि इसे केजीएमसी ले जाइए, इसकी ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है, मेडिकल कॉलेज यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ले जाइए। रामकली का बेटा उदन पुलिस वालों के साथ केजीएमसी यानी मेडिकल कॉलेज भी गया, मां को भर्ती कराया। मां की आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी। पुलिस प्रकरण को यूं जानती थी या अच्छी तरह जानती थी कि रामकली के पास सरफराजगंज, जहां उसको गोली लगी है, सरफराजगंज के हरदोई रोड पर करीब 9 बीघे जमीन है, 7 बीघे जमीन है। और पिकनिक स्पॉट के पास मूसाबाद में करीब 9 बीघे जमीन है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। उसका कारण यह है कि जब ये लगभग पूरा उत्तर भारत यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध, और जो उनके नवाबों का यूनाइटेड प्रोविंस अंग्रेजों के समय में था, और इसी नाम से तमाम नियम कानून भी बनाए गए थे, यूनाइटेड प्रोविंस। बाद में से उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा, बट यूनाइटेड प्रोविंसेस का ओरिजिनल नाम था। जो गवर्नर अंग्रेजी सियासत, अंग्रेजी हुकूमत के थे, वो लखनऊ में रिहाइश करते थे। और आसपास के तमाम सैकड़ों छोटे बड़े जो नवाब हुआ करते थे, वो अपना लगान या नजराना ये सब लेके साल में 1-2 बार लखनऊ वाइसराय को सलाम करने आते थे। हाथी, घोड़े, टिप टॉप पोशाक, सैनिक, इन सब को लेके, जिसको कहते हैं भौकाल बना के आते थे, लेकिन आते थे पैसा देने। आने जाने का बहुत साधन नहीं था, इसलिए लखनऊ में इन छोटे छोटे, बहुत छोटी छोटी रियासतों के की कोठियां बनी हैं, कुछ बड़ी, कुछ बहुत छोटी, और कुछ बिल्कुल काम चलाऊ। जब ये अपनी अपनी रियासतों से आते थे तो वही अपने उन कोठियों में, अपने उन मकानों में रुकते थे, क्योंकि 2-3-4 दिन आने में लगता था, फिर थोड़ा आराम करते थे, फिर सजते थे और पूरा कारवां लेके जो गवर्नर हुआ करते थे ब्रिटिश, जिनको उन्हें लगान देनी होती थी, वहां तक जाते थे। ऐसे करीब 70-80 नवाबों की कोठियां लखनऊ पुराने शहर में मौजूद हैं। कुछ को हाउस कहते हैं, कुछ को नवाब, फलाने नवाब की कोठी, ढिकाने नवाब की कोठी। लखनऊ के लोग जानते होंगे लखनऊ के इतिहास के बारे में जो सबसे सटीक, सबसे तथ्यपरक जानकारी वो स्वर्गीय श्री योगेश प्रवीण जी ने मोहल्लावार, नवाबवार, बहुत अच्छी अलग अलग किताबों में दी है। योगेश प्रवीण जी का अभी कोरोना की दूसरी लहर में देहांत हो गया। उनकी कोई मदद नहीं हो पाई और पूरा शहर, पूरा लखनऊ उनके देहांत पर बहुत ही गमगीन हुआ था। लखनऊ के बारे में, लखनऊ के इतिहास के बारे में, लखनऊ के भवनों के बारे में, लखनऊ के नवाबों के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी किताबों, अपनी लेखों में जिक्र किया है। पुराने लखनऊ के जो 4-6 बड़े जमींदार या नवाब थे, उनकी कोठियां तो आज भी भव्य और बड़ी हैं, बची हुई हैं। बाकी छोटे मोटे जो नवाब थे, ज़्यादातर की कोठियां खंडहर में तब्दील हो गई हैं। उनमें से भी आधे ने अपनी ये कोठियां उनके वंशजों ने बेच दी बिल्डर्स को, और ये बड़ी बड़ी कोठियां जमींदोज करके, प्लॉटिंग करके बड़े बड़े मकान बना दिए गए।
आज की तारीख में लखनऊ, पुराने शहर के लखनऊ की हर गली में आपको ये नवाब मिल जाएंगे, पुराने नवाबों के वंशज। कोई किराए के मकान में रह रहा है, कोई अपने छोटे मोटे मकान में रह रहा है, लेकिन हैं हर गली में ये नवाब। लखनऊ के जानने वाले सब जानते होंगे। जब जमींदारी और नवाबी खत्म हो गई तो ये ज्यादातर नवाब सड़क पर आ गए। जब इनकी कोठियां आबाद थीं और साल 2 साल में ये अंग्रेज अधिकारियों से मिलने आते थे, फरमान होता था कि पिछले महीने का नहीं जमा हुआ है, लेके आओ, ये आते थे। तो उन केवल आते थे 4 से 10 दिन के लिए। बाकी के समय में उस कोठी की रखवाली करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, उनके आने पर खाना बनाने के लिए उनके बहुत ढेर सारे कारिंदे रखे जाते थे। ये कारिंदे लोकल होते थे, स्थानीय होते थे, और इनकी परवरिश के लिए ज़्यादातर नवाब इस तरह के अपनी रियासत में 4, 6, 10, 20 बीघे जो जैसा काम करता है वैसी ज़मीनें इनको खेती के लिए दे दिया करते थे, ताकि हमारी सेवा तो ये साल में 15, 20 दिन, 1 महीने करते हैं, लेकिन परिवार का गुजर बसर कर सकें। हरदोई, सीतापुर, उन्नाव के आसपास के जितने नवाब थे, अपने कारिंदों को उन्होंने 15-15, 20-20 इसी तरह की 20 बीघे, 25 बीघे ज़मीनें दे दी थी, जिनकी जुताई बुआई करके और खेती करके वो जो उपज लाते थे उससे उनका जीविकोपार्जन हुआ करता था। जब जमींदारी खत्म हुई, नवाब धीरे धीरे करके सड़कों पर आने लगे, प्रॉपर्टी बेचने लगे। ऐसे ही नवाबों में एक नवाब थे, नवाब चुन्ना गद्दी, और रामकली का परिवार उन कारिंदों के परिवार से था जिनके पूर्वजों को आज से 100 साल पहले इन्हीं नवाब की कोठी के देखरेख का जिम्मा था, और तब नवाब के पूर्वज ने उन्हें ये जमीनें दान में दी थीं ताकि वो अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। नवाब चुन्ना गद्दी को ये बात पच नहीं रही थी कि हम तो नवाब, अवध के नवाब, और हमारा मकान तो 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट में, और ये हमारा कारिंदा हमारी सल्तनत के टुकड़ों पर पलने वाला आदमी, इसके पास 15-16 बीघे जमीन। ये बात उनको खटकती थी बार बार। शायद इस पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि उनका क्यों सब बिक गया और इस गरीब आदमी का क्यों सब बचा रहा। उनकी अपनी आदतों से, उनकी अपनी कारस्तानियों से उनका सब कुछ लुट चुका था। नवाब चुन्ना ने पहले रामकली के पति सुखई पासी पर बहुत दबाव बनाया कि तुम्हारे पास ये जो जमीन है ये हमको दे दो। बहुत थोड़े पैसे में इस जमीन को वो सुखई से लिखवाना चाहते थे। सुखई टाल मटोल करता रहा, और जब सुखई की ज़्यादा शराब पीने से एक दिन मृत्यु हो गई तो उसकी विधवा रामकली पर नवाब ने ये दबाव बनाना शुरू किया, क्या करोगे इतनी ज़मीन रख के, आखिर ये ज़मीन तो हमारी ही है। तरह तरह की बातें जो उनके अंदर नवाबियत के कीड़े चलने के कारण जो उनके मुंह से निकलती थी वो करते थे। लेकिन सरफराजगंज और पिकनिक स्पॉट की दोनों ज़मीनें शहर के फैलाव के कारण लगभग शहर के भीतर आ गई थी और उनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई थी। अलग अलग बिल्डर्स रामकली से संपर्क करते थे और उसका बहुत पैसा देने को तैयार थे। इसीलिए वो औने पौने दाम में नवाब को किसी भी कीमत पर ये ज़मीन देने को तैयार नहीं हुई। इसी बीच नवाब चुन्ना गद्दी अपनी आदत से बाज नहीं आए और एक पैतरा उन्होंने
फिर खेला। उससे ये कहा कि मुझे फलां व्यवसाय के एक छोटे गोदाम के लिए कुछ ज़मीन, जो तुम्हारी ये 7 बीघा ज़मीन है सरफराजगंज वाली, इसमें से थोड़ी ज़मीन हमें दे दो, हम तुमको मार्केट, बाजार का जो दाम है वो दाम दे देंगे। इस पर रामकली राजी हो गई। करीब 1500 स्क्वायर फीट जमीन रामकली ने नवाब को बेच दी। उतनी पीस ऑफ लैंड की रजिस्ट्री कराने के बाद नवाब ने उन 7 बीघे जमीन में 5 बीघे पर कब्जा कर लिया। लिखवाया 1500 स्क्वायर फीट, कब्जा 5 बीघे पर। रामकली थाने, चौकी, अधिकारी, कलेक्ट्रेट, एसपी, एसएसपी कहाँ नहीं गई होगी, जिससे किसी से भी मतलब होगा वो दौड़ते दौड़ते थक गई। लेकिन थाने पर जो उसकी मजबूत, नवाब की जो मजबूत पकड़ थी और थाने का जो प्रबल संरक्षण था नवाब को, इसके कारण उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। रामकली को यह लगा कि जो बाकी की 2 बीघे जमीन बची है, इसको भी ये कब्जा न कर लें, तो उन बची हुई जमीन के बीच में उसने एक कच्चा मकान, जिसको घास फूस से, जिस पे ट्रैक्टर घास फूस का लगा के, अपने 3 बच्चों, एक बीमार विवाहिता बेटी और खुद उसमें रहने लगी। लेकिन 5 बीघे पर कब्जा करने के बाद जब नवाब चुन्ना गद्दी को लगा कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और अब इसको भी कब्जा कर लेना चाहिए, तो एक दिन रात में नवाब के लोगों ने मिट्टी का तेल डालकर उसकी फूस के घर में आग लगा दी। रामकली और उसके 3 बच्चे भाग सकते थे, वो तो भाग गए, लेकिन उसकी शादीशुदा बेटी राजावती, जो बीमार थी, वो भाग नहीं पाई और उसी आग में, उसी झोपड़ी की आग में झुलस कर मर गई। लाश लेकर रामकली अपने बच्चों के साथ थाने पर गई। उसने दरखास्त भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो उसने दरखास्त थाना ठाकुरगंज पर दी थी, उस पर बजाय एफआईआर करने के थानाध्यक्ष ने जांच के आदेश कर दिए कि घटना सही है कि नहीं है। दरोगा जी ने फौरन जांच भी कर ली। जांच करके जांच रिपोर्ट में लिखा कि उस दिन अगल बगल शादियों में बारातें जा रही थीं, जिनमें पटाखे छुड़ाए जा रहे थे। ऐसा लगता है कि रॉकेट वाला कोई पटाखा ऊपर से गिरा, फूस में आग लग गई। इसके कारण इसकी बेटी, जो बीमार थी, चल नहीं पा रही थी, बाहर भाग नहीं पाई और मर गई। कुल मिलाकर इस घटना को इत्तफाकिया यानी एक्सीडेंटल बताया गया और रिपोर्ट में यह निष्कर्ष लिखा गया कि चूंकि यह घटना इत्तफाकिया है, इसलिए किसी पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। विधवा रामकली, दलित विधवा रामकली, उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं, 45 वर्ष, इससे भी नहीं टूटी। बेलगाम नवाबों को यह आइडिया था कि जला देंगे, छोड़ के भाग जाएगी, फिर कब्जा कर लेंगे। उसने उस जले हुए मकान को नए सिरे से नया छप्पर डालकर फिर अपने 3 बच्चों और खुद को लेके उसमें रहने लगी। और उसने साफ मना कर दिया कि अब जमीन की खरीद फरोख्त के बारे में नवाब या उसके आदमी मुझसे कोई बात न करें। मैं इस सिलसिले में किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। देख लिया मैंने। जब वो फिर से रहने लगी और चुन्ना गद्दी को लगा कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, तो एक दिन रात में वो रामकली के उस झोपड़ी में घुस गए। बच्चे उनके तीनों, गर्मी का दिन था, बाहर सो रहे थे।
भीतर जाकर नवाब ने एक पेशकश की। उसने कहा, रामकली, तुम मेरी रखैल बनकर नवाबियत के साथ जी सकती हो, मैं तुम्हारे लिए मकान बनवा दूंगा। और जैसे अवध के नवाबों की रखैल अलग अलग जगह कई नाम गिनाए बड़ी बड़ी कोठियों में रहती हैं और नवाबियत के साथ रहती हैं, वैसे ही तुम्हारी भी जिंदगी हो जाएगी। सेंटिमेंटल इस तरह की बातें करते करते नवाब चुन्नागद्दी ने रामकली के कपड़े उतारने का प्रयास शुरू किया। रामकली भी उनकी ये मंशा भाप गई। चिल्लाते हुए वो बाहर भागी और सीधे थाना ठाकुरगंज जाकर रुकी। रात के 2 बज रहे थे। थाने पर सब इंस्पेक्टर, जो नाइट अफसर होते हैं, वो मौजूद थे। रामकली ने अपनी आप बीती बताई। बता बता कर रोती रही कि साहब, इतना जुल्म हमारे पर, हमारी जमीन कब्जा कर ली, हमारा मकान जला दिया, हमारी बेटी मर गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आज मेरे साथ ये हरकत की है नवाब ने। सब इंस्पेक्टर भी संभवतः सेंसिटिव था, उसको भी समझ थी। वो समझ गया कि जरूर ऐसा हुआ होगा। सीक्वेंस ऑफ इवेंट पूरा समझने के बाद उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो। रामकली को लेकर वो सीधा चुन्नागद्दी के घर पहुंचा। चुन्नागद्दी वो नवाब चुन्नागद्दी, वो जानते थे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लिहाजा वो घर ही पर थे। सब इंस्पेक्टर ने उनको मैं रिवॉल्वर के वहीं गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके थाने पर ले आए। रामकली से एक तहरीर लिखवाई। रामकली को थाने की गाड़ी से मेडिकल कराने के लिए सरकारी अस्पताल जो ठाकुरगंज का था वहां भेजा। रात ही में मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। तहरीर में छेड़खानी, बलात्कार का प्रयास और घर में घुसकर बलात्कार का प्रयास, इन धाराओं में मुकदमा दरोगा ने लिख लिया। सामान्य रूप से सब सेकंड अफसर या सब इंस्पेक्टर एफआईआर लिखने के लिए थानाध्यक्ष से अनुमति लेता है और थानाध्यक्ष उसको काउंटर साइन करते हैं। लेकिन संभवतः दरोगा जी को यह जानकारी थी कि इसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने एफआईआर भी लिखी, मेडिकल भी कराया, सारी लिखा पढ़ी की, और सवेरा होते होते नवाब चुन्नागद्दी को हवालात में लिखा पढ़ी में दाखिल कर दिया। इस बीच में 3-4 घंटे नवाब गद्दी जिद करते रहे कि एक बार अपने एसओ से बात कर लीजिए। कुछ उन्होंने और पुलिस कर्मियों का नाम बताया कि उनसे बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, ये झूठ कह रही है, हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम नवाब खानदान के हैं, हम ऐसा करेंगे। बहलाने बरगलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सब इंस्पेक्टर ने एक नहीं सुनी। सुबह 9 बजे जब ये बात थानाध्यक्ष को पता लगी कि सब इंस्पेक्टर ने बिना मेरी अनुमति के एक मुकदमा लिख के नवाब साहब को हवालात में रख दिया है, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की, बहुत भला बुरा कहा। नवाब साहब के तमाम समर्थक सिपाही से लेकर दरोगा तक थाने पर इकट्ठा हो गए। सब उन दरोगा जी पर दबाव डालने लगे, लेकिन चूंकि सारी लिखा पढ़ी हो चुकी थी, किसी गुंजाइश की किसी चेंज की कोई गुंजाइश नहीं थी, किसी मदद की कोई गुंजाइश नहीं थी। मन महसूस कर नवाब चुन्नागद्दी को जेल भेजना पड़ा। बड़ी जल्दी ही, लगभग 1 महीने में ही नवाब साहब जेल से बाहर आ गए। आप समझ सकते हैं कैसे और क्यों जेल से बाहर आए होंगे। बेल एप्लीकेशन पड़ी होगी। बेल एप्लीकेशन पर जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो जज हैं सेशंस कोर्ट के,
उन्होंने थाने से कमेंट मांगे होंगे। बेल एप्लीकेशन जब किसी की पड़ती है तो उसमें ढेर सारे बिंदु होते हैं कि इन इन आधार पर हमें जमानत दे दी जाए। आईओ या थानाध्यक्ष को वो बिंदु सब अदालत भेज देती है पैरोकार के माध्यम से कि आप इन सभी बिंदुओं पर अपनी टिप्पणी लिखकर इतने दिन के भीतर अदालत को अवगत कराएं। सारा खेल वहीं होता है। आप चाहें तो इस जमानत के प्रार्थना पत्र का स्ट्रांगली विरोध करें, आप चाहें तो लीपापोती कर दें। गंभीर मामलों में भेजे गए नवाब साहब 1 महीने के भीतर ही वापस आ गए। जिस दिन वापस आए उस दिन शायद उनको मौका नहीं मिला। अगले दिन शाम को अपने गुर्गों को लगा के जब उन्होंने देख लिया कि रामकली भीतर है तो वो खुद अपने बेटे को लेकर आ गए। जोर से आवाज लगाई, रामकली। उसने कहा, जी जी नवाब साहब। जब ये कन्फर्म हो गए कि रामकली भीतर है, अपने बेटे इरफान से कहा कि ये भीतर है, गोली मार दो। डिग्गी से निकालकर वो चूंकि चाय बना रही थी, बच्चों को चाय देने के लिए गिलास और कप में चाय उड़ेल रही थी, इसके पहले कि वो संभल पाती, इरफान ने उसको गोली मार दी। इस बार नवाब चुन्ना गद्दी शायद पुलिस और प्रेस को मैनेज नहीं कर पाए। सभी अखबारों में बहुत प्रमुखता से इस घटना का जिक्र हुआ। रामकली की फोटो, उसके बेटे की फोटो, अस्पताल की फोटो के साथ बहुत बड़ी बड़ी खबरें लिखी गईं। तब हिम्मत पड़ी रिश्ते के एक चाचा रामकली के। उन्होंने 19 अगस्त 1997 को थाना ठाकुरगंज में चुन्ना गद्दी और उनके साथी नवाबों के विरुद्ध हत्या के प्रयास यानी 307 का एक मुकदमा लिखवाया। इसमें जो नामजद अभियुक्त और थे चुन्ना गद्दी के अलावा, उनका नाम आप ध्यान से सुनिएगा। नवाब बाकर अली, नवाब शब्बीर हसन, सल्ले नवाब, विल्सन और गौहर नवाब। इतने लोगों के विरुद्ध 307 आईपीसी के तहत एफआईआर लिखी गई। ये सब वही लोग थे जिनका जिक्र रामकली ने अपना घर जलाने, अपनी बेटी को जलाकर मारने, खुद के साथ बलात्कार का प्रयास करने और जमीन पर कब्जा करने के सिलसिले में तमाम दरखास्तों में इन्हीं लोगों का जिक्र किया था। केजीएमसी में गोली लगने के बाद भी रामकली, जीवट की रामकली, मौत और जिंदगी से जूझती रही। महीनों उसका इलाज चला, लेकिन उसने 45 वर्ष की इस दलित विधवा महिला ने नवाबों के सामने घुटने नहीं टेके। अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन तब तक चैन से नहीं बैठी जब तक नामजद एक एक नवाब गिरफ्तार होकर जेल नहीं चला गया। आज मैंने थाना ठाकुरगंज से हमारे साथ के लोग, नए मुंशी, इनसे बड़ी कोशिश की कि ट्रायल का कोई अपडेट ये दे सकें, लेकिन यही जवाब आता था, साहब 24 साल हो गए इस घटना के, इसका कोई रिकॉर्ड थाने पर नहीं है। उस समय के क्राइम रजिस्टर, उस समय के बाकी रजिस्टर सब नष्ट कर दिए गए हैं, उनका टाइम हो गया था। और ये सर्किल चौक में आता है ठाकुरगंज। मैं उस समय सीओ हजरतगंज पोस्ट था। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी कोई कमेंट करेगा कि आप भी तो वहीं थे, आपने क्या किया। कमेंट करने वालों को कोई रोक नहीं सकता। तो मैं बता दूं कि ये हम हजरतगंज के सर्किल ऑफिसर थे और ये घटना सीओ चौक
एक श्री उपाध्याय थे, पुराने आदमी थे, वो उस जमाने में सीओ चौक हुआ करते थे। आज की घटना, प्रदेश की राजधानी में एक 45 वर्षीय दलित विधवा के ऊपर 3 साल से अत्याचार होता रहा, पर किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अत्याचार करने वाले और कोई नहीं, नवाबों की नगरी के नवाब थे। और ये नवाबों की नगरी लखनऊ के गली गली में पाए जाते हैं। इनके जुल्म के किस्से तो ब्रिटिश हुकूमत के डायरीज में बहुत ढेर सारे होंगे। जिसने लिखा है, आपके पास समय हो आप पढ़िए, योगेश प्रवीण जी को पढ़िए। तो उस जमाने में तो उनके किस्से चर्चा में हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त भी यानी 97, 98 और 2000 के बीच में भी समय समय पर इनके इसी तरह के जुल्म के किस्से अखबारों में यदा कदा छपा करते थे और इनकी नवाबियत को दर्शाते थे। इस घटना के अखबार की एक कटिंग भी मेरे हाथ लगी है, हिंदुस्तान अखबार की, और आज मैं उसको कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा। आप लोग जरूर देखें, रूह कांप जाएगी जो उस समय अखबारों में इस घटना के बारे में लिखा गया था। आप खुद अंदाजा लगाइए क्या दौर था वो, कितने बेखौफ थे अपराधी। इतिहास के किताबों में आप नवाबों की जो फोटो देखते हैं, लंबी लंबी चमकीली पोशाकें, चमकीला साफा या पगड़ी, तलवार साथ में, ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए, नागरे वाला जूता, जाने सोना या चांदी भी जड़ा होता होगा शायद। तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे ही नवाब वो भी हैं जिनका आज मैंने एफआईआर में जिनका नाम लिखाया गया था उनका नाम लिया है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि नवाब जो इतनी फोटोज में इतनी बड़ी बड़ी मूछें और क्या पोशाक और क्या ऊंची कुर्सी भी जो होती थी उसमें भी सोना चांदी ही जड़ा रहता होगा। वो जमींदारी और नवाबी खत्म होने के बाद इतने चिरकुट नवाब हो जाएंगे, इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको उस दौर की या लखनऊ के नवाबों के बारे में या लखनऊ के जो लोग रहने वाले हैं, बहुत से हमारे किस्सा कोई परिवार के लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, कमेंट करते हैं, बताते हैं, जगह का नाम बताते हैं। अगर उनके अगल बगल भी नवाबों का इस तरह का कोई किस्सा हो, नवाबों की नवाबियत का जैसा आज हुआ है, तो ईमेल से मुझे ज़रूर बताएं। मेरा ईमेल वही rajeshpande61@gmail.com, RAJESHPANDEY61@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।